हान उसी जगह पर आता है जहाँ पर बिटना ने उसको मारा था। वो सोच रहा होता है कि आखिर बिटना ने वो सब कैसे किया था। फिर वो बिटना और डीमंस के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है, जिसके बाद वो अपने बचपन की बात याद करता है। हान पुलिस स्टेशन में होता है और ऑफिसर्स को बता रहा होता है कि जब वो घर गया था तो उसने क्या देखा था, उसके मॉम डैड के साथ क्या हुआ था। पर ऑफिसर्स उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि वो 3 बार अपना बयान चेंज कर चुका है। जिसके बाद हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि कार से अपने घर जा रहे होते हैं। उस बच्चे का नाम जीहू है और उसके डैड पीछे बैठे होते हैं जो कि नशे की हालत में होते हैं। उसकी मॉम ड्राइव कर रही होती है, पर बैलेंस बिगड़ने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी खाई में गिर जाती है जहाँ पर बहुत सारा पानी होता है। गाड़ी डूब रही होती है तो जीहू के डैड अपनी वाइफ से कहते हैं तुम जीहू को लेकर सनरूफ से निकल जाओ, क्योंकि उनका सीट बेल्ट खुल नहीं रहा होता है। तो जीहू की मॉम उसको लेकर किनारे पर चली जाती है। जब जीहू के डैड का सीट बेल्ट खुल जाता है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार का डोर और सनरूफ लॉक्ड हो चुका होता है। जीहू की मॉम अपने हस्बैंड को बचाने के लिए आती है, पर बचा नहीं पाती है। जीहू के डैड की मौत हो जाती है। फिर हमें उनके फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है। जीहू की दादी अपनी बहू सेजू को पीट रही होती है और कह रही होती है कि तुमने ही मेरे बेटे को मारा है, तुम ही खूनी हो। साथ ही अपने पोते से कहती है तुम मेरे साथ घर चलो। तो सेजू कहती है आपको जो चाहिए, आपको जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी, पर मैं अपने बेटे को ले जाने नहीं दूंगी। इसी तरह यहाँ पर काफी ज्यादा हंगामा होता है और ये मामला कोर्ट में पहुँच जाता है। कुछ दिन पहले जीहू की दादी सेजू को बताए बिना जीहू को अपने साथ ले गई थी, पर उन्होंने अब तक जीहू को वापस नहीं किया है, इसीलिए सेजू ने उनके ऊपर केस कर दिया है। इस केस की जज इंचार्ज बिटना होती है और ये ट्रायल देखने हान भी आता है। प्रोसिक्यूटर जीहू की दादी पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने जीहू को किडनैप किया है। तो जीहू की दादी प्रोसिक्यूटर पर चिल्लाकर कहती है तुम्हारा अभी कोई पोता नहीं है, इसलिए तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी। मैं तो बस उसको अपने साथ घर लेकर गई थी, इसको तुम किडनैपिंग कैसे कह सकते हो। उनकी लॉयर जज से कहती है माफ करिएगा, मेरी क्लाइंट पहली बार कोर्ट में आई है, इसलिए उनको पता नहीं है कि कोर्ट में कैसे बिहेव करते हैं। ये सुनकर जीहू की दादी अपने लॉयर पर भी गुस्सा करने लगती है और कहती है तुम मेरे साइड हो कि किसी और के साइड, अगर तुम मेरी साइड नहीं ले सकती तो मेरे पैसे वापस कर दो। तो बिटना उनसे कहती है आप शांत हो जाइए, अगर आप ऐसे ही चिल्लाती रही तो मुझे आपको कोर्ट से बाहर करना पड़ेगा। जीहू की दादी बिटना पर भी गुस्सा करती है और कहती है क्या तुम सभी मिले हुए हो और मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हो। ये जो औरत पीछे बैठी है वो मेरे पोते की सौतेली माँ है, उसने ही मेरे बेटे को मारा है और अब मेरे पोते को भी मुझसे छीनना चाहती है। आखिर मैं अपने पोते को एक पराई औरत को कैसे दे दूं? मैं तो बस उसको अपने साथ रखना चाहती हूँ, उसको पालना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे कानून में इसको क्राइम कहते हैं? तो बिटना कहती है आपके पास लीगली कस्टडी नहीं है तो ये क्राइम ही है। ये सुनकर दादी और भड़क जाती है और कहती है ये कैसा कानून है, मैं अपने ही बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकती और कोई दूसरी औरत मेरे खुद के बच्चे के लिए ही मुझ पर केस कर देती है, क्या इसी को न्याय कहते हैं? तो बिटना कहती है मैं इसीलिए तो यहाँ पर बैठी हूँ ताकि पता कर सकूँ कि आप अपराधी है कि नहीं, तो प्लीज आप शांत हो जाइए और हमें हमारा काम करने दीजिए। पर दादी शांत नहीं बैठती है और कहती है तुम जज हो कि फ्रॉड हो, इतनी समझदार दिखती हो पर तुम्हें सच्चाई नजर नहीं आ रही है। दादी कोर्ट में काफी ज्यादा हंगामा कर रही होती है, जिसकी वजह से ट्रायल आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है। तो बिटना दादी को बाहर निकालने का ऑर्डर देती है। जब दादी को बाहर लेकर जा रहे होते हैं तो जाते वक्त भी वो सेजू को काफी पीटती है और कहती है तुमने ही मेरे बेटे को मारा है, उसके मरने के बाद तुम्हें इंश्योरेंस के बहुत सारे पैसे जो मिलेंगे। ये सुनते ही बिटना केस में इंटरेस्टेड हो जाती है। दादी की बातों से पता चलता है कि सेजू का इससे पहले भी एक हस्बैंड था, वो भी अचानक मर गया था, तो उसका अपार्टमेंट और इंश्योरेंस के पैसे सेजू को मिला था। ये सारी बातें जानकर बिटना स्माइल करते हुए अपने मन में कहती है लगता है ये केस काम का है। हान बिटना को स्माइल करते हुए देख लेता है। ट्रायल खत्म होने के बाद बिटना अपने ऑफिस में आती है और मांदो से कहती है उस औरत को बहुत बड़ा इंश्योरेंस मिलने वाला है, इस केस में कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो सेजू का नाम मिरर में लिखती है तो वो सेजू को रोते हुए कोर्ट से जाते हुए देखती है। मांदो कहता है क्या तुम्हें इस बेचारी पर दया नहीं आ रही है? तो बिटना कहती है ये बेचारी है या फिर नहीं, यही तो पता करना है, और वैसे मैं भी इतनी बुरी नहीं हूँ, मैं भी काफी काइंड हूँ, मुझे अब काम पर लग जाना चाहिए। तभी उसको हान का कॉल आता है पर वो कॉल कट कर देती है। फिर जब वो बाहर आती है तो बाहर हान खड़ा होता है। हान उसको लंच के लिए इनवाइट करता है पर वो मना कर देती है और कहती है मैंने तुमसे कहा था कि सब कुछ भूल जाना और मेरे पीछे मत आना, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? क्या तुम भूल गए हो कि मैं एक डीमन हूँ? हान कहता है मैं नहीं भूला हूँ, जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि आखिर उस दिन क्या हुआ था मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो बिटना कहती है मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मेरे पीछे मत आना, और काफी ज्यादा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर हम सेजू को देखते हैं जो कि एक स्कूल टीचर है और इस वक्त वो बच्चों को पढ़ा रही होती है। तभी उससे मिलने के लिए बिटना आती है तो वो दोनों बाहर आकर बात करने लगते हैं। बिटना उससे पूछती है कि तुम्हारी सास ने कोर्ट में जो कुछ भी कहा था क्या वो सही है? तो सेजू उसको अपनी कहानी बताती है। वो कहती है मेरे पहले पति अंधे हो गए थे और जब हम दोनों हाइकिंग पर गए थे तो खाई में गिरकर उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत की वजह से मैं काफी ज्यादा टूट गई थी, इसीलिए मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं ही जीहू की टीचर थी तो उसके डैड से अक्सर मेरी मुलाकात
होती रहती थी और ऐसे ही मिलते मिलते न जाने कब हम दोनों को प्यार हो गया। जीहू को मैं पसंद थी और मैं भी उसको अपना बेटा ही मानती थी, तो हम दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही ये सब हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे फिर से इन चीजों से गुजरना पड़ेगा। बिटना कहती है तुम आखिर सौतेले बेटे को क्यों पालना चाहती हो, उसको अपनी दादी के पास छोड़ दो ना। तो सेजू कहती है मेरे पति जब 5 साल के थे तो उनकी माँ ने उनको छोड़ दिया था, फिर वो 30 साल बाद वापस लौटी और जीहू का फायदा उठाकर अपने बेटे से पैसे मांगती रहती थी। तो मैं जीहू को ऐसी औरत के पास कैसे छोड़ दूं? भले ही मैं जीहू की अपनी माँ नहीं हूँ, पर मैं उसको अपना बेटा ही मानती हूँ। सेजू रोते हुए कहती है आप प्लीज जीहू की खातिर मुझे इंसाफ दिलाने में मदद कीजिए। फिर जब बिटना वहाँ से जा रही होती है तो हान कहता है क्या सेजू से तुम्हारी बात हो गई? बिटना कहती है क्या तुम कोई स्टॉकर हो, मैंने पीछा करने से मना किया था ना। तो हान कहता है अगर मैं स्टॉकर हूँ तो तुम क्या हो, एक मर्डरर? बिटना गुस्सा हो जाती है और हान का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है लगता है तुम्हारे अंदर का डर खत्म हो गया है। फिर वो उसका गला दबाने लगती है, पर हान जरा भी नहीं डरता और स्माइल करते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम मुझे नहीं मार सकती, सही कहा ना, तुम बस मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। जब मैं जियोंगजुन के ऊपर हाथ उठाने वाला था तो तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया था। उस वक्त तुम्हारे हाथ में बहुत ताकत थी, पर अब नहीं है। इसका मतलब जरूर कोई रीजन है जिसकी वजह से तुम मुझे नहीं मार सकती। बिटना कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तो हान कहता है अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम परेशान क्यों हो रही हो? बिटना को गुस्सा आ जाता है तो वो हान को पंच मारने जाती है, पर तभी वहाँ से बच्चे जा रहे होते हैं तो बिटना रुक जाती है और कहती है शुक्र मनाओ कि बच्चों ने तुम्हारी जान बचा ली। बिटना वहाँ से निकल रही होती है तो हान भी उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और कहता है मुझे भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि मैं भी इस केस के बारे में जानना चाहता हूँ। बिटना को समझ आ जाता है कि हान उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, तो वह कार ड्राइव करने लगती है। हान कहता है मुझे भी सेजू पर शक है। उसके पहले पति के मरने के बाद उसको इंश्योरेंस के पैसे मिले थे जो कि 500 मिलियन वॉन थे, और अब इस पति के मरने के बाद उसको 300 मिलियन वॉन मिलेंगे और उसके बेटे को 1.2 बिलियन वॉन मिलेंगे। अगर वो बच्चे को अपने साथ रखती है तो इससे सेजू का काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। बिटना पूछती है तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? तो हान कहता है मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस केस में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और इस तरह से मैं तुम्हारे साथ टाइम भी स्पेंड कर पाऊंगा। बिटना कहती है लगता है तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। तो हान कहता है मैं फिलहाल छुट्टी पर हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, किसी ने मुझे चाकू जो मारा था। बिटना अपने अपार्टमेंट पहुँच जाती है और हान को खुद ही घर चले जाने को कहती है। हान कहता है तुम उस दादी से भी मिलने वाली हो ना, क्योंकि मैंने देखा है कि सच जानने के लिए तुम विक्टिम और डिफेंडेंट दोनों से मिलती हो। तो बिटना कहती है मुझे कोई सच्चाई नहीं जाननी, इसीलिए यहाँ से दफा हो जाओ। हान कहता है देखो तुम्हें केस की सच्चाई जाननी है और मुझे उस दिन तुमने मेरे साथ क्या किया था वो, इसीलिए चलो साथ में काम करते हैं। बिटना उसको कोई जवाब नहीं देती है और अंदर चली जाती है। अगले दिन बिटना दादी से मिलने जाने के लिए बाहर आती है तो हान वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होता है। दरअसल हान का कोई घर नहीं है, वो वैन हाउस में रहता है। वो रात को वैन लेकर यहाँ पर आ गया था और पूरी रात यहीं पर था ताकि वो भी बिटना के साथ दादी से मिलने जा सके। बिटना को पता चल जाता है कि हान ने अपने पॉकेट में पेन कैमरा छुपा कर रखा है जो कि वो ले लेती है। बिटना इस बार हान की वैन से जाने का डिसाइड करती है, पर सबसे पहले वो वैन का डैश कैम ब्लास्ट कर देती है ताकि हान कोई सबूत ना जुटा पाए। फिर वो दोनों दादी से मिलने के लिए निकल जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।